गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अनुज राज। हम सभी पिछले क्लास में इतिहास के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा नया टॉपिक का सीमेंट होगा वह पॉलिटी का अगला भाग होगा। और हम पॉलिटी में भी मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक दो वीडियो पहले हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया और हमने यह देखा कि मौलिक अधिकार होता क्या है, और हमने ये भी देखा कि मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध हमें संविधान से प्राप्त होता है। और जब कभी भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, यानी उनका अतिक्रमण किया जाता है सरकार के द्वारा या अधिकरण के द्वारा, यानी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अतिक्रमण किया जाता है सरकार के द्वारा, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जरूर जा सकता है। और आज हम यह बात करेंगे कि जो हमें मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है, तो उस मौलिक अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहे थे। और हम आज इसमें ये भी बात करेंगे कि कुछ समय के बाद उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कौन सा परिवर्तन किया जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक या कोई भी तीसरा पक्ष या कोई भी एनजीओ प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकती थी और यह कह सकती थी कि इन समूहों का या इन वर्गों का किसी सरकार के द्वारा या किसी भी स्तर पे शोषण हुआ है। और हम आज ये भी बात करेंगे कि भारत में जनहित याचिका कैसे आया, पीआईएल कैसे आया। हमेशा हम सब पेपर में पढ़ते रहते पीआईएल, उन्होंने पीआईएल दाखिल कर दी। यह पीआईएल होता क्या है भाई? तो हम आज सारे पक्षों को देखेंगे। भारत में अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता था, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता था। जैसे हम फिर से इस चीज को अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, उसका खुद का राइट हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन यह प्रारंभिक समय की बात है, यानी 1970 की बात है, 1960 की बात है, 1955 की बात है। तो उस समय हमारे देश में पीआईएल नहीं आया था। जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता था या अतिक्रमण होता था, वही व्यक्ति सिर्फ न्यायालय जा सकता था। और यह प्रक्रिया हमारा संविधान ने इंग्लैंड से अपनाया था। इसे बोलते वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। वादी प्रतिवादी प्रक्रिया, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति का अधिकार हनन हुआ वही व्यक्ति सिर्फ न्यायालय जा सकता है। लेकिन इस चीज को अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर आप समीक्षा करते हैं, तो आपको यह प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उस समय परिणाम को ज्यादा महत्व नहीं दे रही थी, वह इस समय प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दे रही थी। इसका अर्थ ये हुआ, परिणाम का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो तीसरा पक्ष भी जा सकता है। अभी जो वर्तमान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो जनहित याचिका के अधिकार हम सभी को दिए गए हैं, अभी वर्तमान के समय में अगर किसी व्यक्ति का अधिकार हनन होता है तो तीसरा पक्ष भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन आज से कुछ समय पहले ऐसा प्रावधान नहीं था।
इसका अर्थ ये हुआ, हम इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रक्रिया को ज्यादा महत्व दे रही थी और इसका प्रभाव यह होता था कि बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि न्यायालय पहुंचना भी एक दूरगामी परिणाम था और एक महंगी भी प्रक्रिया थी, और जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से जो मजबूत होते थे वे न्यायालय पहुंच जाते थे। तो इसलिए कुछ समय के बाद जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती ने न्यायपालिका के परंपरागत कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। ये हमने अभी आपके सामने जितने भी चीजों को बात किया वो हम पहले के बारे में बात करें, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे और हम सभी अपने मौलिक अधिकार का रक्षा कैसे कर रहे थे, हम कैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जाते थे। क्योंकि उस समय यह प्रावधान था कि अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति ने मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया है तो सिर्फ यही व्यक्ति जा सकता है। लेकिन अब क्या प्रावधान है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन होता भी आधुनिक युग में, अभी जो प्रक्रिया अगर आधुनिक युग में अगर किसी भी वर्ग या किसी भी समूह का अधिकारों का हनन होता है तो तीसरा पक्ष भी जा सकता है, यानी गैर सरकारी संगठन भी जा सकते हैं, कोई एनजीओ भी जा सकता है। तो हमने अभी जितने भी चीज़ों को बात किया उसी चीज़ को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे और यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक युग में, अभी वर्तमान युग में वह कौन कौन से परिवर्तन आए हैं जिससे हम आसानी से सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, जिससे हमारा जीवन और आसानी से बीत सके और सुगमता पूर्वक बीत सके। हम उसी चीज को पहले बोर्ड पे चल के देखेंगे। हमारा टॉपिक है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा की परंपरागत प्रक्रिया। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस जो पहले से चलती आ रही थी, उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन विधि की प्रतिवादी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। हमने जो क्या बोला था, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया। अब हम यह समझाते इसका अर्थ क्या होता है, जिसके अनुसार वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकता है जिसकी मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। वही व्यक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। दैट्स मीन नो थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकता है। यह एक ट्रेडिशनल प्रोसेस था, यह एक परंपरागत जो प्रक्रिया चलती आ रही थी हमारे आजादी के कुछ समय तक। इससे यह प्रतीत होता है कि इससे हमें यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय अधिकारों की रक्षा के बजाय प्रक्रिया को भी प्राथमिक मान लिया है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अधिकारों की रक्षा के बजाय उन्होंने प्रोसेस को ही प्रमुखता से ले लिया है। कि वो कैसे ले लिया है कि अगर उस व्यक्ति का अधिकार हनन हुआ है तो सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है। उन्होंने प्रक्रिया को सबसे मुख्य बना लिया। उन्होंने परिणाम को मुख्य नहीं बनाया कि इसका परिणाम क्या हो रहा है,
लेकिन कुछ समय के बाद इसके परिणाम को भी एनालिसिस किया गया। तो फिर परिणाम को अच्छा लाने के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया जस्टिस कृष्ण अय्यर और टी.एन. भगवती के द्वारा। और इसलिए टी.एन. भगवती को ही PIL का, भारत में PIL का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द PIL, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन। दैट मीन्स PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिससे आम व्यक्तियों के लिए मूल अधिकारों की रक्षा अव्यावहारिक हो गई है। और जिससे परिणाम यह निकल के शुरुआत में आया कि जो आम व्यक्ति होते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो पाती थी, वे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि न्यायपालिका में अधिकारों की रक्षा न कि जटिल थी, महंगी भी थी। और शुरुआत में यह प्रक्रिया जटिल भी थी और महंगी भी थी। तो हमने अपने जो टॉपिक से यह सीखा कि शुरुआत में इसके परंपरागत प्रक्रिया क्या थे, लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे जाते थे। और हमारा जो नया टॉपिक है, मूल अधिकारों की रक्षा की नवीन प्रक्रिया। अभी जो आधुनिक समय में इसकी नवीन प्रक्रिया है क्या, हमें अब यह देखना है